today we have to start the concept of acid base. That concept is known solvent system concept. अब आपने डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए जैसे वाटर एज ए सॉल्वेंट, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, अभी आपको और डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया हम लोगों ने एसिड बेस की अभी पढ़ी है। अब उसी कंसेप्ट के अनुसार डिफरेंट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कौन सा एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आप जानते हैं कि एसिड क्या है। अब इस सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अनुसार एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच ईदर बाय डायरेक्ट डिसोसिएशन और इन और interaction with this solvent gives a cationic characteristic of the solvent. That species is known that species are known as acids. आप और ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग कहेंगे बेसेस, बेसेस क्या है? दैट इज bases are the substance which either by direct dissociation, direct dissociation or interaction with the solvent gives a anionic characteristic of the solvent. Are known as bases. अब देखिए इसको पहले ऐसे समझें कि अगर कोई सॉल्वेंट लें, सपोज हमने सॉल्वेंट लिया वाटर, सपोज वी टुक द सॉल्वेंट वाटर and this water auto ionize, and this gives, after the auto ionization it produces hydronium ion and hydroxide ion. In this, that means this one is producing the cationic part as well as anionic part. अब कोई भी species, just for species A, in presence of water, suppose it produces the hydronium, then this will be known as an acid. This one should known as an acid. And like the same way, suppose the species B in water that produces the hydroxide ion, then this should act as base. तो जो भी स्पीसीज पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जो ऑटो आयनाइज होता है, उस सॉल्वेंट का कैटायनिक पार्ट प्रोड्यूस करता है, कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को इनके आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, तो वो सब एसिड कहलाएंगे। और जो एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो सारे के सारे स्पीसीज बेस कहलाएंगे। तो हम लोगों को अब इस आधार पे एसिड बेस पढ़ना है। जैसे आपको ऑटो आयनाइज सॉल्वेंट की बात करें तो आपने देखा वाटर आल्सो ऑटो आयनाइज, like the same way ammonia also auto ionize
and after the ionization, this ammonia produces ammonium ion and NH2 minus ion. That means if any species which increases the concentration of this ammonium ion in ammonia solvent, that should act as acid. And if it increases the concentration of NH2 ion, anion, that this NH2 carries the negative charge. And if the concentration of this negatively charged species of this solvent increases, then that species should act as base. तो आपको अगर हम देखें ऑटो आयनाइजेशन डिफरेंट सॉल्वेंट का लिख दे रहे हैं, ये कंफ्यूजन जो होता है कि केवल और केवल क्या वाटर ही सॉल्वेंट होगा या अमोनिया ही सॉल्वेंट होगा। देखिए एक यहाँ पे आप सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैन आल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट। आज आगे देखेंगे कि एसिटिक एसिड कैन यूज एज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे अभी आप ये देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे। तो आप पाते क्या हैं कि ये या तो आपका एनायनिक पार्ट, यहां मान लीजिए हम लोग H2 लिख दें तो ये कैटायनिक पार्ट का हो जाएगा, और दूसरा CH3CO माइनस। तो देखिए यहां पे क्या है, ये कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है। जो स्पीसीज एसिटिक एसिड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस करेगा, कैटायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो एसिड, और जो एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, बेस। आप लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट की भी का नाम सुना होगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट ये भी आपका आयनाइज होता है, और आयनाइज होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, SO+2 आयन और SO3 माइनस। तो जब SO2 की कंसंट्रेशन कोई स्पीसीज बढ़ा देगा सल्फर डाइऑक्साइड में, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब ये SO3 आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें N2O4, तो N2O4 भी ऑटो आयनाइज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, NO प्लस और NO3 माइनस। अब देखिए यहां भी आपको कैटायनिक पार्ट है, तो जो भी स्पीसीज N2O4 की प्रेजेंस में NO प्लस प्रोड्यूस करेगी वो एसिड की तरह बिहेव करेगी, और जो नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगी वो बेस की तरह बिहेव करेगी। अगर इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात देखें, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जितने भी ये सॉल्वेंट अभी हम लोग ले रहे हैं, ये सभी सॉल्वेंट क्या हैं आपके, ये सभी के सभी सॉल्वेंट ये ऑटो आयनाइज हो रहे हैं। तो ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो आपको H3SO4 आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा, और जो SO4 आयन प्रोड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो जैसे आपको जानते हैं ये कि HCl क्या है, एसिड। और जब HCl हम ये वाटर एज ए सॉल्वेंट, ये वाटर के प्रेजेंस में, दैट मीन्स दिस वन इज सॉल्वेंट, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। और HCl जब वाटर में प्रेजेंट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O प्लस और Cl माइनस। अब देखिए HCl produces hydronium ion, that is cationic part of the solvent water। तो इसलिए ये क्या हो गया, एसिड, because this one producing, this one increasing the concentration of
concentration of cationic part of water molecule, water और solvent molecule। तो ये किसकी तरफ भी हो, 10 acts as an acid। तो ये किसकी तरह बिहेव कर गया, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से ये ले लें अमोनिया, और अमोनिया स्पीसीज है और वाटर एज ए सॉल्वेंट। देखिए यहां वाटर एज ए सॉल्वेंट है, और जब हम रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया का वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताइए। NH4 प्लस NH4 प्रोड्यूस होगा और OH- हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होगा। तो अब देखिए यहां पे इस वाटर का क्या जनरेट हुआ, एनायनिक पार्ट। ये क्या है, एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट जनरेट हुआ, और ये वाटर एज ए सॉल्वेंट। यहां वाटर एज ए सॉल्वेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, एनायनिक पार्ट जनरेट हो रहा है वाटर का, तो ये अमोनिया क्या कहलाएगा आपका, बेस। ठीक, इसका उल्टा अगर हम लोग ले लें कि ये आपने वाटर किस में डाला, अमोनिया सॉल्वेंट में। ठीक है, वाटर को अमोनिया सॉल्वेंट में अगर हम डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस हुआ। अब अमोनिया का, देखिए गलत हो गया, एक मिनट। देखिए अमोनिया का कौन सा प्रोड्यूस हुआ है यहाँ, NH4 प्लस। अमोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ, और ही साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पे ये अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, तो इस सॉल्वेंट का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, केटाइनिक पार्ट। केटाइनिक पार्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, दस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सॉल्वेंट दिस वाटर एक्ट्स एज एन एसिड। तो ये वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। यही बात अगर हम लोग ले लें एस्टिक एसिड के साथ। एस्टिक एसिड अगर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम लोग देखें, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे क्या है, सॉल्वेंट। दिस वन इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। अगर इस सॉल्वेंट में हम देखें तो एस्टिक एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बताइए। एस्टिक एसिड यहां प्रोड्यूस करेगा आपको CH3COOH2 प्लस और HSO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इसने प्रोड्यूस किया, एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट प्रोड्यूस किया, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। क्लियर है। ठीक इसका उल्टा कर लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में एस्टिक एसिड एज ए सॉल्वेंट अगर आपने यूज किया, ये सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एस्टिक एसिड का आपको यहां प्रोड्यूस हो रहा है CH3COOH2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। तो ये एस्टिक एसिड का केटाइनिक पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, केटाइनिक पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव। तो आपने देखा कि जो भी अगर हमको सॉल्वेंट मालूम हो और वो सॉल्वेंट आयनाइज किस फॉर्म में हो रहा है, तो आप ऐसे सॉल्वेंट जो केटाइनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म दोनों में आयनाइज होते हैं,
और जब दोनों में आयनाइज हो तो जो भी स्पीसीज उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के केटायनिक आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो एसिड, और जो एनायनिक आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके बेस कहलाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, इसी तरह से अगर हम लोग वाटर में, आपने देखा था कि वाटर क्या था कि वाटर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे कोई एसिड ले लिया आपने HCl और NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने देखा कि, और ये वाटर एज ए सॉल्वेंट, जब ये वाटर एज ए सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो आते क्या है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। दैट मीन्स during the process of the reaction between acid and base, this one is acid, this one is base, and this one producing that particular solvent, that reaction is known as neutralization reaction. Like the same way, when the reaction takes place between ammonium hydroxide, अब किसकी प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करा लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, देखिए एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं अमोनियम, एक मिनट देखिए, अमोनियम this one is the reaction between the ammonium chloride, this ammonium chloride and sodium amide. This, when reaction takes place in ammonia, ammonia as a solvent, ammonia as a solvent अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे भी सोडियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो ये अब देखिए यहां भी क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्वेंट प्रोड्यूस हुआ, यहां भी क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्वेंट प्रोड्यूस हुआ, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हुए, सॉल्ट, क्या प्रोड्यूस हुए, सॉल्ट। तो ये सारे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर दो स्पीसीज, एक क्या है, एसिड है, एक क्या है, बेस है। क्यों ये एसिड और बेस है, क्योंकि इसके पास देखिए यहां पे क्या है, इसका केटाइनिक पार्ट है अमोनियम आयन है, और यहाँ पे क्या है, इस वाले में एनायनिक पार्ट है, अमाइड आयन है। तो ये अमाइड आयन वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया, और अमोनियम आयन वाला पार्ट किसकी तरह बिहेव किया, एसिड की तरह बिहेव किया। तो ये दोनों मिलके कंबाइन होके एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड एंड बेस गिव्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देंगे, तो ये रिएक्शन, सारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगी। तो आप देखते हैं कि तमाम ऐसे सॉल्वेंट भी हैं जो आपको आगे जब सॉल्वेंट सिस्टम हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कैसे इनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कौन से सॉल्वेंट की कैटेगरी, कि कौन से जो है आयनाइजेबल सॉल्वेंट हैं, कौन से नॉन आयनाइजेबल सॉल्वेंट हैं, कौन से प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, कौन से नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। इन सब को
हम लोग आगे जब सॉल्वेंट सिस्टम पढ़ेंगे, सॉरी, जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट वाला चैप्टर, तो वहां पे हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आपने देखा कि एक कंसेप्ट क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो पर्टिकुलर स्पीसीज उस सॉल्वेंट का केटाइनिक पार्ट प्रोड्यूस करेगा वो एसिड, और एनायनिक पार्ट प्रोड्यूस करेगा वो बेस। अब जो दूसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? उसेनोविच कंसेप्ट। ये उसेनोविच कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, उसेनोविच कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है कि ये इस कंसेप्ट में सारे कंसेप्ट को इंक्लूड कर दिया है। इसने सबको क्या कर दिया है? उसेनोविच ने सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कहीं भी आपको जितने भी एसिड बेस के कंसेप्ट हैं सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एस्पेक्ट में। देखिए, अब है क्या, अगर आप को याद है आर्नियस कंसेप्ट, आर्नियस कंसेप्ट याद है? आर्नियस कंसेप्ट में क्या है कि एसिड और बेस, एसिड और बेस, अब ध्यान दीजिए, आर्नियस कंसेप्ट के अनुसार क्या था कि जो एसिड क्या है, क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोनियम आयन और H+, हाइड्रोनियम आयन और या H+, और वो सब के सब एसिड होंगे, और जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या होंगे? बेस। दूसरा लाउरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आया। इसमें आपने क्या है? H+ डोनर और बेस क्या है? H+ एक्सेप्टर। अब देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जिनके पास H और OH का पार्ट था। तो उन कंसेप्ट में हम उन कंपाउंड्स में ये आर्नियस कंसेप्ट लगता था कि अगर एक्वस सोल्यूशन में जो H+ प्रोड्यूस करेंगे तो H+ एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन जो हाइड्रोनियम आयन डोनर होंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, वो सब के सब एसिड होंगे, और जो OH आयन प्रोड्यूस करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आर्नियस बेस कहलाए। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मिले जिसमें OH था ही नहीं। जब OH नहीं था तो फिर हम कैसे डिफाइन करें कि ये बेस है? तो लाउरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में कहा गया कि कंसेप्ट वही पुराना आर्नियस कंसेप्ट को उसने यूटिलाइज किया कि जो H+ डोनर होगा वो एसिड, और ठीक इसका उल्टा कह दिया कि जो H+ एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? बेस कहलाए। अब लेविस एसिड बेस कंसेप्ट आया, लेविस कंसेप्ट। अब लेविस कंसेप्ट किस पे बेस है? इलेक्ट्रॉन पे बेस है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर आप पुराने कंसेप्ट पे जाएं, इस आर्नियस कंसेप्ट पे, तो आर्नियस में आपने देखा जो OH डोनर है, OH पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो यहीं से ये लेविस ने कंसेप्ट लिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, और ये आया कहां से? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों पे क्या है? यहां पे भी आपको नेगेटिव चार्ज था, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप पाते क्या है कि यही
जो आर्नियस का कंसेप्ट था ओएस डोनर का, उस इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हुए यहाँ कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो सब के सब बेस होंगे, और ठीक इसी का उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये सब के सब क्या होंगे, एसिड। ये एसिड होंगे और ये क्या होंगे, बेस। फिर आपने देखा कि लक्स फ्लड कंसेप्ट आया, लक्स फ्लड। अच्छा, लक्स फ्लड कंसेप्ट किस पे बेस है, केवल और केवल ऑक्साइड, और इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है कि इसका एक्सटेंशन हो जाता है कि जो एनायन के, दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिस्पेक्ट में ये कंसेप्ट फिर एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन स्टार्ट होता है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो हाइड्रोक्साइड डोनर थे या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर थे, अब एनायन के लिए ये हाइड्रोक्साइड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कंसेप्ट देंगे तो ये जो ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड डोनर क्या हो जाएंगे, बेस। और ठीक इसी का उल्टा जो ऑक्साइड एक्सेप्टर, जितने भी ऑक्साइड एक्सेप्टर हो जाएंगे वो आपके एसिड हो जाएंगे। तो आपने देखा कंसेप्ट वही है, आर्नियस कंसेप्ट ही है, उसी में केवल और केवल क्या है, उसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में जरूरत के अनुसार यूटिलाइज करते रहे। फिर इसका एक्सटेंशन क्या था, जो आपको क्लोराइड डोनर, या क्लोराइड एक्सेप्टर, ये हमने एक्सटेंशन में आपको बताया था। तो दैट मीन्स कि क्या है कि जो एनायन डोनर होंगे, दैट मीन्स दे आर एनायन डोनर, और जे एनायन एक्सेप्टर। देखिए कंसेप्ट वही है, यहां हमने OH से स्टार्ट किया है कंसेप्ट, और उसी OH के कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉन पे लगाया, उसी OH के कंसेप्ट को ऑक्साइड आयन पे लगाया, उसी OH के कंसेप्ट को क्लोराइड आयन पे लगाया, उसी OH के कंसेप्ट को हम लोगों ने किसमें लगा दिया है, किसी भी। और फिर अगर हम कोई उसेनोविच कंसेप्ट में ये सब की चीजें, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, और साथ ही साथ यहां इंक्लूड हो गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी उसेनोविच कंसेप्ट में उसेनोविच कंसेप्ट में इंक्लूडेड है। क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और रिडक्शन क्या है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो अगर आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कराएं, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखिए अगर ले लेते हैं हम लोग एक रिएक्शन, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर देखें तो ये क्लोरीन व्हेन कंबाइंड विद पोटेशियम, तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड बना, ये क्लोरीन प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, this one present in जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज +1,
+1 में कन्वर्ट हो गया। ये पोटेशियम किस में कन्वर्ट हो गया? 0 to +1। और ये क्लोरीन 0 to -1, 0 to -1 हुई। क्लियर है? तो अब देखिए, इन द केस ऑफ पोटेशियम, दिस पोटेशियम gives potassium ion plus electron, that is loss of electron takes place। और क्लोरीन में क्या है? gain of electron takes place, gain of electron takes place। तो यहां आप देख रहे हैं कि गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए यहां पुराना कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज डोनर होंगे वो बेस होंगे। यहां देखिए, आप ध्यान दीजिए कि अगर आप देखें, ये देखिए सबसे इस कंसेप्ट में देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं आर्नियस कंसेप्ट में जो OH डोनर है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जो ऑक्साइड आयन डोनर है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक यही बात यहां पे डोनेट कौन कर रहा है? यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट कर रहा है? Here donors are in this reaction, here donor is K plus K। पोटेशियम यहां क्या है? डोनर। एंड एक्सेप्टर कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन एक्सेप्टर है और पोटेशियम क्या है? डोनर। और आप जानते हैं क्या डोनेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज डोनेट हो रहा है। क्या एक्सेप्ट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। और कौन इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ये डोनेट कर रहा है ये पोटेशियम इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? दिस शुड एक्ट एज बेस। क्योंकि आपने देखा कि जो OH डोनर था, देखिए यहां OH डोनर था बेस, जो इलेक्ट्रॉन डोनर था बेस, जो ऑक्साइड डोनर था बेस, जो क्लोराइड डोनर था बेस, जो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। और जब कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज बेस। ये किसकी तरह बिहेव करने लगा है? दिस पोटेशियम इज इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस दैट्स व्हाई दिस वन इज ए बेस। एंड दिस क्लोरीन इज electron acceptor, and thus this one is acid। आप जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपने देखा था लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में। तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर ना कह के केवल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो गया? आपका
एसिड हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस होगा। और इसी को उसनोविच ने सबको एक साथ कह दिया कि क्या है, कि एसिड क्या है, रिएक्ट्स विद एसिड, क्या रिएक्ट्स विद बेस, जो बेस के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो, दैट गिव्स केटायन, क्या दे रहे हो, केटायंस दे रहे हैं। जो केटायंस देते हैं वो सब के सब क्या होंगे, आपके एसिड होंगे। तीसरा क्या होंगे, विच एक्सेप्ट एनायंस। चौथा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्सेप्ट एनायंस, अच्छा ये तो लिख ही दिया, एक्सेप्ट एनायन हो गया है। तो आपने देखा कि जो एनायन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, या किसी बेस से रिएक्ट करें, या जो केटायन क्या कर रहे हो, डोनेट करें, दैट मीन्स जो आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डोनेट करें, और इसी का एक्सटेंशन क्या है, विच गिव्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डोनेट करें, विच डोनेट्स, गिव्स नहीं, विच डोनेट्स, विच डोनेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो सब के सब क्या होंगे, एसिड कहलाएंगे। और इसी का ठीक उल्टा क्या है, बेस के रिस्पेक्ट में कह दें तो वो क्या हो, पहला, अब या यहीं लिख दें हम इसको पार्ट करके, कि बेस क्या है, रिएक्ट्स विद एसिड, और क्या है, ये एक्सेप्ट केटायंस, डोनेट एनायंस। जो हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं ये क्या है, आपको बेस के रिस्पेक्ट में है। और जो डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब के सब आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड बेस के। तो आपने देखा कि उसनोविच कंसेप्ट क्या है, सारे कंसेप्ट का निचोड़ है, ठीक है, ये सारे के सारे कंसेप्ट का निचोड़ है। और ये एसिड बेस कंसेप्ट आज हम लोगों ने सबका कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप थोड़ी सी बात करना चाहें, अभी कितना बजा है, टाइम क्या हुआ, 6, चलिए। अब देखिए, यहीं अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें कि आप लोगों को एक दो आज हम करा दे रहे हैं, फिर आगे और भी एग्जाम्पल कराए जाए। अब क्या है कि हम कैसे एसिड बेस को कैटेगराइज करें। आपने देखा कि लेविस एसिड में, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में कोई स्केल नहीं, नो स्केल, कोई स्केल नहीं।
और एक स्केल आपको एसिड बेस की किस के अनुसार होती है, जो एक पीएच स्केल होती है। दूसरा, डिसोसिएशन के आधार पे पीके स्केल है, and this pK scale for acid and pKb scale for base। अब देखते हैं कि दो स्केल मेनली यूज करते हैं हम लोग एसिड और बेस की। जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं, जो भी एसिड, जैसे मान लीजिए आपको HCl, HNO3, H2SO4 तीन एसिड हैं और तीनों इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो ये वाटर ऐसा सॉल्वेंट है जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि HCl बेटर एसिड है, कि HNO3 बेटर एसिड है, कि H2SO4 बेटर एसिड है। इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका का प्रेफरेंस ये वाटर नहीं बता पाता है। तो इन इन सब का आयनाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, तो वाटर एक्ट्स एज not differentiating solvent. This one not acts a differentiating solvent in strong acid, but अगर यहीं पे एस्टिक एसिड ले लिया, एस्टिक एसिड का अगर वाटर में रिएक्शन देखेंगे तो देयर इज नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन। देयर इज नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। और जहां कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो जहां पे रिवर्सिबल पार्ट की बात आ जाएगी, दैट मीन्स कि वहां डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है, और जहां पे आपको वन साइडेड रिएक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी देयर इज ए कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन अगर आप यहीं वाटर की जगह सॉल्वेंट यूज कर लें, एस्टिक एसिड, ये HCl है और आपने सॉल्वेंट यूज किया यहां पे CH3COOH, यहां ये सॉल्वेंट था, यहां पे सॉल्वेंट आपने यूज किया वाटर। वाटर आपने पहले सॉल्वेंट यूज किया है ऊपर एस्टिक एसिड में, और यहां पे आपने HCl की प्रेजेंस में सॉल्वेंट यूज किया है एस्टिक एसिड। यहां पे आपने देखा है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किया है, ये वाटर। तो आप यहां जब वाटर वाला रिएक्शन देखते हैं तो क्या पाते हैं, ये आपको हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। तो आप देखते हैं ये रिएक्शन क्या है, वन साइडेड रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी। लेकिन जब आपने सॉल्वेंट यूज कर लिया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड ए वीक एसिड, but in presence of this strong acid HCl, this should act as a base. That means in the presence of the acetic acid, there is not the complete dissociation of this HCl. There is the formation of क्लोराइड। तो ये बताइए यहां पे HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बच्चा कोई भी
HCl किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड। एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्या अगर हम इसको सॉल्वेंट सिस्टम में कहें तो क्यों ये एसिड है? सॉल्वेंट सिस्टम के अनुसार कहें तो HCl क्यों एसिड है यहाँ इस रिएक्शन में? H+ because it is increasing the cationic part of the solvent. सॉल्वेंट दैट मीन्स एसिटिक एसिड का जो ऑटोआयनाइजेशन में आपने देखा तो कौन सा पार्ट आया था? ये केटाइनिक पार्ट आया। ये केटाइनिक पार्ट आने के कारण ये HCl इस केटाइनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए HCl क्या है? एसिड है। और इस HCl का यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। इसी तरह से ना ही HNO3 का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ना ही H2SO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, एंड बाय मींस ऑफ द डिफरेंस इन डिसोसिएशन कांस्टेंट, बाय मींस ऑफ द नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन, नॉट कौन है? complete dissociation, not complete dissociation of all above acids in acetic acid can differentiate. तो ये क्या हो जाएंगे? डिफ्रेंशिएटेड। और किसके प्रेजेंस में? तो ये सॉल्वेंट किसकी तरह होगा? डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। तो ये आप देखेंगे कि ये डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल एसिडिक बिहेवियर, तो वो सॉल्वेंट डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज होंगे। कब? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। वो सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल बेसिक कैरेक्टर हो, और वो सॉल्वेंट जब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ यूज करेंगे तो ये जो सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल बेसिक कैरेक्टर है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में ये ठीक उल्टा हो जाएगा और ये इसमें पार्शियल एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये सॉल्वेंट क्या हो जाता है? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज हो जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिफरेंशिएट करना होता है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल एसिडिक कैरेक्टर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होंगे। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल बेसिक कैरेक्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिफरेंशिएट करने में यूटिलाइज होंगे। लेकिन ऐसे सॉल्वेंट जिनमें बहुत कम एसिडिक कैरेक्टर होगा, और या आप कह दें जिसमें बेसिक कैरेक्टर होगा, वो सारे के सारे सॉल्वेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं हो सकते हैं।